या लिखो क्वेश्चन। पार्श्विक विस्थापन पार्श्विक विस्थापन इसको हमको समझाना नहीं पड़ेगा विशेष, क्योंकि कल की क्लास में जो जो समझो ना, कांच ग्लास स्लैब से जो प्रकाश का अपवर्तन को कल पर है 1.5 घंटा, उसको समझ गए हो तो इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बस खाली परिभाषा लिखाएंगे समझ जाओगे। पार्श्विक विस्थापन क्या है, प्रश्न है तुम्हारा, ठीक है। पार्श्विक विस्थापन, चलिए पार्श्विक, अरे बोलो ने, क्या पढ़ रहे हो? पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। चलिए बहुत अच्छा। पार्श्विक विस्थापन, ये मुस्कान कुमारी किसका कॉपी है? ये महात्मा गांधी से दैट आफ्टर, इंग्लिश का लग रहा है। ओ उसका छूट गया लगता है। पार्श्विक विस्थापन पढ़ रहे हो। देख लेते हैं कौन सा परिभाषा सुटेबल होगा तुम्हारे लिए। चलो लिखो। इसमें परिभाषा नहीं लिखा है। हाँ लिखो। कल क्या लिखाए थे? कांच का स्लैब या ग्लास स्लैब, क्या लिखाए थे? कांच के आयताकार स्लैब से। लिखो कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण, कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण, कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझा? एक मिनट यहां ध्यान दोगे तब समझोगे पार्श्विक विस्थापन। सुनो, एक एक की बार में समझ जाओगे, ज्यादा लफड़ा नहीं लगेगा। खाली मार्कर तीनों लेने दो हाथ में, दूगत हो गया है, ब्लैक वाला नहीं मिल रहा, मिल गया। चलो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? ग्लास स्लैब है। नाम रख दें? क्या नाम रखें? नहीं यूं रखेंगे नाम तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी KLMN। जानते हो ये ग्लास स्लैब है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, ये रहा क्या है बताओ? ये क्या है? आपतित किरण है। अच्छी बात है, इतना सब पता है तो अच्छी बात है। तब तो ये पता होगा क्या है। ठीक है, अभिलंब है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो जैसे ही अभी किस माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है? विरल माध्यम से। ये कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। तो विरल माध्यम से जैसे प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आ रही है, मतलब कांच के ग्लास में प्रवेश करती है, तो ये जो है
यहाँ से अपवर्तन के बाद क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जबकि वास्तविक पथ इसका क्या था, देखो वास्तविक पथ था, ये था कि नहीं था, बोलो। वास्तविक पथ ये था, लेकिन ये अभिलंब की ओर क्या हुआ, मुड़ गया। तुम लोग सीधा बनाना, अभिलंब की ओर मुड़ गया यहाँ पे। अब अभिलंब की ओर मुड़ा, ये है अभिलंब। ये जो ब्लैक वाला देख रहे हो ये अभिलंब है। पूरे बनाते फिर भी कोई दिक्कत थोड़ी होगा, अभिलंब है। अब यहाँ पर ध्यान देना, प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि ए बी है, ठीक, ए बी, और ये बी से सी तक जो है तुम्हारा, ये क्या है, बीसी क्या है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। और यहाँ पर इस बिंदु पर अगर हम अभिलंब इस तरह से बनाते हैं, अभिलंब, तो यहाँ से ये क्या है तुम्हारा, अभिलंब एन नॉर्मल है, एन N1 है ना, N1 और N-1, ये N2 और N-2। तो यहाँ से अब जैसे फिर से विरल विरल, ये सघन माध्यम है, कौन माध्यम है, सघन माध्यम। अब फिर यहाँ नीचे क्या हो जाता है, विरल माध्यम, ठीक है। तो जैसे ही फिर से ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो ये क्या होगा, ये दूर जाएगा, इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा। जबकि देखो वास्तविक पथ इसका क्या था, इसका वास्तविक पथ ये था, यही था ना, बोलो, वास्तविक पथ इसका ये था। लेकिन ये क्या हुआ, अपवर्तित हो गया। ये क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। लेकिन अब समझना बात को यहाँ पर ध्यान से, क्या समझना है मैं बताता हूँ, मरकरी लेने दो। यहाँ दरअसल बात ये है कि ये जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ ध्यान होना चाहिए। ये जो प्रकाश की किरण इस तरह से डॉटेड लाइन में आ रही है, ई, ये जो तुम देख रहे हो ये, ठीक है, ध्यान दो। अभी एक्चुअली बात क्या है, देखना, अगर हम बात करें प्रारंभ से, शुरू से, जहां से विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही थी, मूल पथ की बात कर रहे हैं हम, मूल पथ की, जहां से, यहाँ पे तुमको क्या बताए हम, ध्यान देना कि ग्लास स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण, दो किरण की बात कर रहे हैं, एक तो निर्गत, इन दोनों बातों को समझना, निर्गत किरण, एक हो गया निर्गत किरण, और दूसरा है तथा आपतित किरण। और क्या है, आपतित किरण। निर्गत किरण और आपतित किरण, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच या दोनों के मूल पथ के बीच, कौन से पथ के बीच, मूल पथ, मूल पथ। अब यहां पर तुम सब समझ जाओगे, मूल पथ मतलब वास्तविक रास्ता इसका जो था, मूल पथ, जिससे होकर हमको जाना था, जाना इधर से था, चले गए इधर से। हम वास्तविक पथ की बात कर रहे हैं, मूल पथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फोकस करना, देखना ध्यान से। यहां से आपतित प्रकाश की किरण जब आपतित हो रही है, यही ना है आपतित किरण, यह है आपतित, ये आपतित किरण है, ठीक है। आपतित किरण कहता है कि आपतित किरण, तो आपतित किरण तो यही है जो लाल वाला आ रही है। अगर इसको लंबा लेके चले तो इसी रास्ते से इसको जाना चाहिए था, ये जो जा रहा है यहाँ पे देख रहे हो, इसी रास्ते से इसको जाना चाहिए था, जाना चाहिए था कि नहीं। तो ये जो है तुम्हारा आपतित किरण है। कौन सा आपतित किरण, जो आ रही थी लेकिन इधर से आई नहीं, लेकिन आना चाहिए था, वास्तविक में इधर से ही आना चाहिए था। इसका मूल पथ यही है, बात समझ रहे हो, ठीक है। ये मूल पथ है, मूल पथ, कौन सा पथ है, मूल पथ। और निर्गत किरण मतलब कि निर्गत किरण क्या, जो ग्लास स्लैब से निकलने वाली किरण उसी को निर्गत किरण कहते हैं। तो निकला कौन, आया तो यहाँ पे आपतित किरण ने, निकला तो यही लाल वाला है, ये है तुम्हारा निर्गत किरण। ये कौन सा किरण है, निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और यह है आपतित किरण, आपतित किरण का मूल पथ, इसका भी ये मूल पथ है। तो यहाँ पर क्या कहा कि निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ, आप निर्गत किरण और आपतित किरण, ये तुम्हारा आपतित किरण का मूल पथ है, आपतित किरण का मूल पथ, आपतित किरण।
इन दोनों का मूल पथ यही है, ठीक है, ये मूल पथ है, इसका मूल पथ यानी मूल पथ मतलब वास्तविक रास्ता, मूल पथ, और इसका ये मूल पथ हो गया, ठीक है, मूल पथ। अब कहता है कि प्रकाश की किरण, शुरू से एकदम यहाँ पे आ जाओ, आपतित प्रकाश की किरण जिस मूल पथ मतलब वास्तविक रास्ता जो उसका था, ठीक है, एक तो वो हो गया, दूसरा जो निर्गत किरण है जो कि अपवर्तित होकर निकली है ग्लास स्लैब से, वो निर्गत किरण है। इन दोनों मूल पथ, दोनों के जो बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी, उसी दूरी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। अब जो इस दोनों के बीच की तुम दूरी देख रहे हो ना, ये जो दूरी देख रहे हो, ये दूरी, यही ब्लैक वाला जो, हाँ एक बात और जान लो, कल तुमको साबित करके बताए हैं, ये दोनों निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों जो है समांतर होती है। कल तुमको साबित करके दिखाए, हम साबित करके दिखाए हैं, ठीक है, समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। ध्यान रखना, अगर इस बिंदु को हम यहाँ पे ई मान लें, ई क्या मान लें? ई, ठीक है, और ये सी है, तो इस बिंदु को अगर यहाँ पे डी मान लें, डी मान लें, तो ये ईडी जो है ना, ईडी तुम्हारा, ये जो ईडी है, ईडी ये तुम्हारा वास्तविक पथ का, वास्तविक या मूल पथ का जो होगा, ये क्या होगा? एक लंबवित दूरी है, और इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। समझ में आया? पार्श्विक विस्थापन के बारे में अगर परिभाषा लिख रही हो तो इमेज तुम बना सकते हो, बनाओ बनाओ। इस जगह लिख लेना, पार्श्विक विस्थापन की, पार्श्विक विस्थापन की लंबिक या लंबवित दूरी डीई है, डीई है। ये नीचे में लिख लेना, सबसे नीचे में डीई है। बाकी अपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये सब बनाने से हमको यहाँ पे बनाने से क्या जरूरी है? हमको जिस चीज का जरूरी था हम वो बनाइए दिए। सब चीज बनाना यहाँ जरूरी ना है, तुम चाहो तो बना भी सकते हो, बट यहाँ पे कोई मतलब नीड नहीं है इसका। जो चीज जरूरी था वही बनाना था हमको। आपतित किरण का वास्तविक पथ बनाना था और निर्गत किरण का वास्तविक पथ, दोनों समांतर होती है, दोनों समांतर होती है। कल हम लोग सत्यापित भी किए हैं। जल्दी लिखो। हो गया? लिख लिया? चलो आगे लिखना है। पार्श्विक विस्थापन मतलब कि पार्श्विक विस्थापन किस पर निर्भर करता है? पॉइंट लिखना है, क्वेश्चन।
जल्दी करो, टाइम कम है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो आगे, लिखो। पार्श्विक विस्थापन किन कारणों पर निर्भर करता है? पार्श्विक विस्थापन किन कारणों पर निर्भर करता है? किन कारणों पर निर्भर करता है? आंसर लिखो। पार्श्विक विस्थापन, आंसर, पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब की मोटाई, कांच स्लैब की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। उसके बाद लिखो दूसरा, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। तीसरा, पार्श्विक विस्थापन, तीसरा, पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के, कांच स्लैब के अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है। लिखा? फिर मौसरी लाने जाएगा क्या जो? चौथा लिखो, पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के, पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंग दैर्घ्य, तरंग तरंग दैर्घ्य, अब तरंग ऐसे लिखना, ये लगा देना, तरंग दैर्घ्य, दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, दैर्घ्य बोला जाता है इसको, तरंग दैर्घ्य, ढोना है, घो है, तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती, स्पेलिंग अच्छे लिखना, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब हो गया, लिख लिया। एक और चीज लिखना चाहते हैं, एग्जाम में बार बार एक आध को क्वेश्चन आता है, क्या जानते हो? कई बार आया है कि पानी में डूबा हुआ जो सिक्का है, नहीं, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का जो मुरा है वो छोटा प्रतीत होता है, क्यों? और भी क्वेश्चन है इस पर, अपवर्तनांक पर, या फिर अक्षर के ऊपर जब ग्लास स्लैब को रख देते हैं, जैसे देखो ये ग्लास स्लैब है ना, ये देखो, जैसे कि ये अक्षर है तुम्हारा, ये अक्षर है, और जैसे इसके ऊपर ग्लास स्लैब रखेंगे तुमको बड़ा दिखाई देगा, लगेगा नजदीक एकदम, लगेगा ना, देखो लगता है नहीं लगता है? ये इल्यूजन क्यों पैदा होता है, मतलब कहाँ से ये इल्यूजन का क्या प्रभाव, किसका प्रभाव है ये जो प्रभाव तुम देख रहे हो, अक्षरों का ऊपर दिखना, या पानी में कोई सिक्का है तो ऊपर उठा दिखाई, तो मतलब और भी इसका है, प्रकाश का जहां जहां अपवर्तन होता है ना, सीधी बात है कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमको प्रकाश की जरूरत होती है। जब तक उस वस्तु पर, तुमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा है, जब तक किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगी तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, वहां से परावर्तित होकर मेरी आंखों तक आती है, तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो अगर हम मान लो कि यहाँ पर इस लिखावट पर अभी ग्लास स्लैब को रख दिए, तो वो अक्षर हमको तभी ना दिख पा रहा है, वो अक्षर हवा जो लिखा हुआ है वो अक्षर हमको इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रकाश इस ग्लास स्लैब को पार करते हुए वहां तक अक्षर तक जाती है, फिर वापस निकल जाती है, तब मतलब कि परावर्तित होती है अंदर से, तब ना हमको दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश इसके अंदर गया या गई, तो इसके अंदर जाने का मतलब है प्रकाश अगर इस ग्लास से अंदर जा रही है उस अक्षर के पास, इसका मतलब प्रकाश का अपवर्तन हुआ, क्योंकि हवा से गया कांच में उस अक्षर के पास अपवर्तन हुआ तो इल्यूजन तो पैदा होगा, मतलब भ्रम पैदा होगा। क्या? वो हमको उठा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि वैसा तो है ना, हटाते हैं देखते हैं वहां है, इसी को तो भ्रम बोलते हैं। तुमको लगेगा वो नजदीक है, लेकिन वास्तविक में नजदीक थोड़ी है, ये भ्रम है। अब ये ऐसा 4-5 गो भ्रम है, और एक आध गो भ्रम बताते हैं, इल्यूजन इसको कहते हैं। जैसे पानी में डूबा हुआ पेंसिल या छड़ी का मुरा, पेंसिल या छड़ी का मुरा या छोटा प्रतीत होना। जब तुम पानी के अंदर किसी भी छड़ी को रखोगे या पेंसिल को रखोगे, उसका सिरा तुमको जो है ना नीचे अंदर, वो लगेगा मुड़ गया है, जबकि मुड़ता नहीं है। एक दिन प्रैक्टिकली उसको भी देखेंगे हम, जो है सब एक ही दिन में होगा। या मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होना, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई क्यों होता है? मछुआरे को जान लो, समुद्र के अंदर क्या होता है, समुद्र के अंदर की बात कर रहे हैं, गंगा के अंदर की नहीं, समुद्र के अंदर में या फिर पानी के अंदर में जो मछली होता है, तो मछली मछुआरे को दिखता है, हाँ है, ठीक है, कैसा होता है मछली पता नहीं चल रहा है, ठीक है, मछली अब ये पानी में है, तो जो नया मछुआरा होगा वो तीर मारेगा मछली पर, लेकिन मछली नहीं लगेगा, क्योंकि जहां उसको मछली दिख रहा है वहां मछली होता ही नहीं है। ये इल्यूजन है, भ्रम है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली उसको जहां दिखता है, मछली थोड़ा उससे आगे होता है। जो अनुभवी मछुआरा होगा, मछली यहाँ अगर है तो तीर यहाँ मारेगा, तब मछली लगेगा, क्योंकि अपवर्तन के कारण मछली तुमको जो है ना थोड़ा पीछे दिखाई दे रहा है, ऐसा है। तो ये सब अपवर्तन का रीजन है। क्वेश्चन लिखो, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभावों को लिखें, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभावों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के प्रभावों को लिखें। लिखो, कितना बजा रहे, छुट्टियों देंगे, नहीं तो रोने लगोगे तुम लोग, है 5 मिनट, 9 बजने में टाइम है। लिखो लिखो, नीचे लिखो, पहले नीचे लिखो, प्रकाश का अपवर्तन
प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाशीय भ्रम, भ्रम, प्रकाशीय भ्रम, प्रकाशीय भ्रम, प्रकाशीय भ्रम। हम चाहते हैं तुम इसका इंग्लिश भी लिखो, ऑप्टिकल इल्यूजन, ब्रैकेट में लिखना ऑप्टिकल, ILL ILUSION, इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन, ILLUSION, ऑप्टिकल इल्यूजन को दर्शाता है। जैसे नीचे लिखो पहला नंबर, पॉइंट बनाओ। जैसे पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी, पेंसिल, पेंसिल या छड़ी, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी हमें, रुको, छड़ी, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी हमें 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 मुड़ा, मुड़ा या छोटा, छोटा, मुड़ा या छोटा प्रतीत होता है, मुड़ा या छोटा प्रतीत होता है। पेंसिल या छड़ी का छड़ी हमें मुड़ा या छोटा प्रतीत होता है। नंबर 2, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखने से अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखने से वह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अक्षर ऊपर ऐसे लिखा, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखने से अक्षर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। नंबर 3, मछुआरे, मछुआरे, यहाँ पे कोई मछुआरे हो जो मछली मारते हो? कैसा पकड़े थे मछली? ऐसे, तो उसमें तो प्रकाश का बर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पकड़ लोगे, जाल लगा देते। देखो, मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होती है या कठिनाई होना, मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होना इत्यादि। बहुत सारा अभी रीजन है, इत्यादि। मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होना इत्यादि। ठीक है, चलो एक क्लास, जैसे एक क्लास और हुआ तब तुम लोगों का शुरू हो जाएगा लेंस। इसी में जैसे उसमें दर्पण पढ़ा था, इसमें लेंस के बारे में पढ़ोगे, लेंस पढ़ोगे तब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी मेन चीज तो रख ले, लेंस फॉर्मूला है, आवर्धन है, हाँ तो होगा ना, ऐसे हो जाएगा। जितना फॉर्मूला उसमें प्रूफ किए थे ना, F बराबर R/2, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/A, ये सब यहाँ भी प्रूफ होगा। वहाँ दर्पण, यहाँ लेंस है। अभी पढ़े ही क्या हो हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा।
टाइम लगेगा इसको भी कंप्लीट करने में। जिस दिन लगातार समय देंगे न, तो 2 घंटा तो 3 दिन तो बहुत पढ़ा देंगे, लेकिन समय ये का प्रॉब्लम है, क्या करें। कल कौन सा डे है? सैटरडे। अच्छा, तो कल और परसों जो है, कल तो सुनो, कल तुम लोग को जो है ना सुबह में 7 बजे आना है। कितना बजे? 7 बजे क्यों बुला रहे हैं? ताकि 8:30 तक में छुट्टी दे देंगे, तुम लोग भी चले जाओगे स्कूल वगैरह। और 7 का मतलब हो गया कि 1.5 घंटा ज्यादा तुमको पढ़ा ही नहीं पाएंगे। 7 बजे का मतलब यही होता है। और बीपी वाले आएगा 8:30 में, तो उस समय 8:30 में, लेकिन अभी 8:30 बजा होगा। हाँ, 9 बज गया होगा। 8:30 बजे आएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है। चलो देखा जाएगा। 8:30 में ठीक नहीं लगेगा तो वो लोग का फिर कर देखा जाएगा, टाइम और पीछे कर देंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। शाम को। रुको रुको रुको, पहले वीडियो कंप्लीट करो। मोबाइल खोल ले, आगे में आ जाओगे, कपार दिखेगा तुम लोग का।